हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। प्रैक्टिस सेट नंबर पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे, तो जो नहीं देखे हैं उनके लिए ठीक है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, तो वहाँ से अगर आप देख सकते हैं। ये आपको स्पेशल सीरीज स्टार्ट किया गया है बिहार मध्य दरोगा का एग्जाम। ठीक है, फॉर्म अभी आया है जो 27 तारीख से अप्लाई का डेट भी दे दिया गया है, जिसमें आपको ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन कराया जाता है एक प्रैक्टिस सेट में। और ये हम लोग स्टार्ट किए थे यूथ पब्लिकेशन का जो न्यू प्रैक्टिस सेट बुक आया था बिहार एसआई का, उससे हम लोग स्टार्ट किए थे। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आते हैं लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवास के प्रमाण मिले हैं। तो गर्त आवास के प्रमाण मिले हैं कहाँ से, तो ये मिला आपका बुर्जहोम से मिला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में स्थित नवपाषाण कालीन स्थल है और यहाँ पर कई प्राचीन भूमिगत गर्तावास पाए गए हैं और इन भूमिगत गर्तावास को छप्परों से ढककर ठीक है छप्परों से ढककर लोगों उनसे उनमें रहते थे। बुर्जहोम में मालिक में मर जाने के बाद उसका शव पालतू कुत्तों के साथ भी दफनाया जाता था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि ठीक है रणकपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर एक है, वो कौन सा मंदिर है। तो रणकपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर जो है वो जैन मंदिर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। राजस्थान के पाली जिले के रणकपुर में विश्व प्रसिद्ध जैन मंदिर अवस्थित है और यहाँ के मंदिरों का निर्माण 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा की प्रेरणा से उनके मंत्रियों हिंदू और जैन धर्मांश के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पैदा हुए थे कब। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये कब पैदा हुआ था, तो ये पैदा हुआ था 340 बीसी से लेकर के ठीक है 340 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। मौर्य वंश के संस्थापक तथा भारतीय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व के बिहार में हुआ था। चंद्रगुप्त पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे। इनका शासनकाल 322 ईसा पूर्व में 298 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अपने जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त स्वामी भद्रबाहु के जैन धर्म की दीक्षा लेकर उन्हें 7 श्रवणबेलगोला चले गए थे, जिनमें चंद्रगिरी पहाड़ी पर रहने लगे थे और संलेखन विधि से अपना प्राण को त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके उनका वध करके वातापी कोंड का खिताब हासिल किया था। तो वातापी कोंड का उपाधि जो था उदाहरण किए थे वह आपका नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। महेंद्र वर्मन प्रथम के बाद उसका पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम कांची की राजगद्दी पर बैठा। नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। उसने अपने पिता के पराजय का बदला लिया। उसने पल्लव की सैन्य शक्ति को पुनः संगठित कर उत्तर दिशा में विजय यात्रा आरंभ की और चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय को 3 युद्धों में पराजित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिल्ली में सुल्तानों में से किसने अपने जन्म को महान बताने के लिए स्वयं को प्राचीन नायक ठीक है अफरासियाब का वंशज बताया था। तो अफरासियाज का वंशज बताया था वह है आपका बलबन ने बताया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल जो था वो 1266 से लेकर के 1286 तक रहा था। ठीक है, यह इलबरी तुर्क था। बलबन ने स्वयं को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफरासियाब वंश का बताया था तथा कुलीनता पर विशेष बल दिया था इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यात्री दुआर्तो बारबोसा कहाँ का निवासी था। तो दुआर्तो बारबोसा जो था ये था आपका पुर्तगाल का निवासी था, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। प्रसिद्ध यात्री दुआर्तो बारबोसा पुर्तगाली निवासी था और यह पुर्तगाल अधिकारी के रूप में सन 1500 ठीक है सन 1500 से लेकर के 1516 तक भारत में रहा था। यह कृष्णदेव राय के समय विजयनगर की यात्रा पर भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 1954 में तक पुर्तगाल के उपनिवेश में था। तो 1954 तक पुर्तगाल के उपनिवेश में था वो था आपका दादर और नगर हवेली, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली जो था 1954 तक जो था वो पुर्तगाली का उपनिवेश में था। 2 अगस्त 1954 को पुर्तगाली शासकों से स्वतंत्रता मिली थी। कुछ समय पश्चात इस केंद्र शासित प्रदेश 1961 को भारत संघ में मिला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था। तो महालवाड़ी व्यवस्था जो था यह तैयार किया था हॉल्ट मैकेंजी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। महालवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम 1819 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लाई गई थी और यह व्यवस्था सर्वप्रथम ठीक है कब लाया गया था, तो 1819 में लाया गया था और यह व्यवस्था सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब में लागू किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत 30% जो था भूभाग ठीक है 30% भूभाग आता है। इस व्यवस्था में लगान के निर्धारण के लिए गाँव के समूह को
इकाई माना गया था तथा कर वसूली की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को दिया गया था। भूमि कर का उपज का 80% जो था निर्धारित किया गया था, जिसमें व्यवस्था में समस्या उत्पन्न होने लगी और 1833 में विलियम बेंटिक के समय जो था इसमें संशोधन मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन ने किया था। इसकी अवधि 30 वर्ष रखा गया था तथा भू राजस्व में सरकार का हिस्सा 66% रखा गया। इस सुधार के कारण मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत का भू व्यवस्था का जनक कहा जाता है। ठीक है, इस सुधार के कारण मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में भू राजस्व भू व्यवस्था का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित किया गया था। उस समय जो था ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो था वो था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तत्कालीन ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक 4 दिसंबर 1829 को बंगाल के सती रेगुलेशन पास किया गया था। इसका ठीक है, इस कानून के माध्यम से पूरे ब्रिटिश शासन भारत में सती प्रथा पर रोक लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न लिया गया है कि 1918 में किस शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया था। तो मिल मजदूरों के नेतृत्व का हड़ताल किया था वो क्या था आपका अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। कब किया था, तो 1918 में। 1918 में अहमदाबाद शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया था। फरवरी 1918 में प्लेग बोनस के सवाल पर गुजरात के मिल मालिकों और श्रमिकों के बीच संघर्ष की स्थिति तथा गांधी जी के अनशन पर बैठने के पश्चात ट्रिब्यूनल ने श्रमिकों को 35% बोनस जो था वो देने का फैसला किया और इस तरह आंदोलन जो था वो क्या हो गया था, फिर समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि भूभाग के सुदूर दक्षिण सिरे से सबसे दूर कौन सा है। तो भूभाग के दक्षिण सिरे में सबसे दूर जो है वो है आपका ठीक है नांदेड़ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बेंगलुरु कर्नाटक कोडाई कनाल सुदूर दक्षिण सिरे पर ठीक है दक्षिण सिरे पर स्थित नज़दीक शहर, जबकि नांदेड़ महाराष्ट्र मुख्य भूमि के सुदूर दक्षिण सिरे के सबसे दूर स्थित है। नंदा तट के कारण इस शहर का नाम नांदेड़ पड़ा था। ठीक है, नंदा तट के कारण इस शहर का नाम क्या पड़ा था, तो नांदेड़ पड़ा था। और यह सिख तीर्थ स्थल भी है, यहाँ भी गुरु गोविंद सिंह का देहांत हुआ था। ठीक है, नांदेड़ में ही गुरु गोविंद सिंह का क्या हुआ था, तो देहांत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो कलसुबाई शिखर है। कहाँ पे है, तो कलसुबाई शिखर है। कलसुबाई शिखर महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और यह हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी पर स्थित है। हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी पुणे के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इस श्रेणी के अवस्थित कलसुबाई का ऊंचाई कितना है, तो 1646 मीटर है। ठीक है, जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है ठीक है कि राज्य की सीमा त्रिपुरा से लगती है किसका, तो निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा त्रिपुरा से लगती है, तो वह आपका असम की सीमा त्रिपुरा से लगती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। असम राज्य की सीमा उत्तर में भूटान तथा और अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड, मणिपुर, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश तथा पश्चिम में पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की कौन सी नदी दुनिया की 10 लुप्तप्राय नदियों में से एक है। तो दुनिया की 10 जो है वो लुप्तप्राय नदियों में से एक है, वो है आपका गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार दुनिया की 10 लुप्तप्राय नदियों में गंगा का भी स्थान है। इस 10 नदियों में ठीक है साल्विन नदी, डेनम्यू नदी, ठीक है रियो ग्रैंड, सिंधु, नीलमरे, डार्लिंग, मेकांग, यांगटीसी नदियाँ, ये सभी जो है वो नदियाँ शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि भारत की जलवायु को मोटे तौर पर निम्नलिखित के रूप में वर्णित किया जा सकता है किसमें, तो यह वर्णित किया जा सकता है वो किया जा सकता है आपका मानसून प्रकार में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। भारत की जलवायु मानसून प्रकार की है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसिस ठीक है मौसिस शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ है कि ऋतु परिवर्तन के साथ साथ मानसून पवनों की दिशा में परिवर्तन, जिससे वर्षा की क्षमता को परिवर्तन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका ठीक है अगला क्वेश्चन है दिया गया है कि तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं। तो तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी किस नाम से जानते हैं, तो ये जानते हैं आपका बिग डिपर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। सप्तवर्षीय तारामंडल पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के आकाश में रात्रि में दिखाई देने वाला एक तारामंडल है। अंग्रेजी में इसे अर्सा मेजर ग्रेट बियर या बिग बियर कहा जाता है। इन सब अर्थ होता है बड़ा भालू तथा अमेरिका और कनाडा में इसे बिग डिपर यानी कि बड़ा चमचा ठीक है भी कहा जाता है। बिग डिपर माने बड़ा चमचा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है। तो पृथ्वी का अपना वायुमंडल है क्यों है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। पृथ्वी जो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पदार्थ एक दूसरे की ओर आकर्षित होने की क्षमता रखते हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी। पृथ्वी का अपना वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्त के रूप में जाने जाते हैं किसमें? तो सभी समानांतर वृत्त के रूप में जाने जाते हैं आपका समानांतर अक्षांश रेखा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। भूमध्य रेखा पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव पर एक दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। इस रेखा के उत्तर दक्षिण में ग्लोब के पश्चिम में पूर्व दिशा की खींची गई परस्पर समानांतर रेखाएं को समानांतर अक्षांश रेखाएं कहते हैं। वास्तव में अक्षांश रेखाएं नहीं बल्कि ये वृत्त है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे होते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के स्थानांतरित कर दिया गया था? ठीक है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन की में स्थानांतरित की थी? तो वो था आपका, ठीक है, वो कौन सा था? तो वो था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत 1858 के भारत शासन अधिनियम का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया था। भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम का नाम प्रसिद्ध है। इस कानून में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और गवर्नर क्षेत्रों और राजस्व संबंधित शक्तियों ब्रिटिश राजशाही क्राउन के हाथों में हस्तांतरित कर दिया गया था। और इसी जो है वो अधिनियम के तहत, ठीक है, गवर्नर जनरल का पद का नाम बदल करके वायसराय भी कर दिया गया था, ठीक है। और इस समय जो है क्या किया गया था, कर दिया गया था, लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था इसी समय। और लॉर्ड कैनिंग ने प्रयागराज में यानी कि इलाहाबाद में मिंटो पार्क में 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र को पढ़ा था और एक दिन के लिए राजधानी बना था, ठीक है, इलाहाबाद को, ठीक है, ये विधान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो अंतिम निर्णय जो है ये लिया जाता है आपका किसके द्वारा? तो अंतिम निर्णय लिया जाता है अध्यक्ष लोकसभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अनुच्छेद 103 के अनुसार संसद के किसी भी सदन में, ठीक है, अनुच्छेद कितना के तहत? तो 103 के तहत संसद के किसी भी सदन में सदस्य के निर्योग्यता का निर्णय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय पर करेगा तथा राष्ट्रपति निर्णय अंतिम होगा। जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर नियोगिता का निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है कब? तो मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है अनुच्छेद 21 के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के 1 के तहत अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है। यह इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार का एक रूप देने वाले डिजिटल असमानता को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुसार काम के लिए नियोजित और मानवीय स्थिति और मातृत्व राहत प्रावधान किस बारे में है? तो यह जो है आपका किस बारे में है ये पूछा गया है। तो यह है आपका किस बारे में? तो वो है आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है ये, तथा इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व वर्णित अनुच्छेद 42 कामकाज की न्याय संगत मनोहित दशा तथा प्रसूत सहायता का उपबंध भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, दिया गया है कि जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह थे। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को हत्या के बाद राजीव गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की दिलाई थी। राजीव गांधी भारत के छठ में निर्वाचित प्रधानमंत्री थे। इन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 21 मई 1991 से 46 वर्ष की उम्र में तमिलनाडु के लिट्टे द्वारा किए गए आत्मघाती विस्फोट में इनकी मौत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करता है वो करता है आपका विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि दूसरी लोकसभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो दूसरी लोकसभा का गठन किया गया था 1957 में, ठीक है, दूसरी लोकसभा का गठन 1957 में हुआ। दूसरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 371 सीट जीतकर केंद्र में अपनी सरकार बनाई। पट्टी के पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बने। पहले लोकसभा 1952 में गठित हुआ था, ठीक है, ये विधान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26 है कि यदि किसी राज्य के विधानमंडल के बजट गिर जाता है तो क्या होता है? तो बजट जब गिर जाता है
तब जो है वो होता है कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। जब किसी राज्य के विधानमंडल में बजट गिर जाता है तो ठीक है, बजट गिर जाता है तो उस समय राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देना पड़ता है। इस दशा में उस राज्य का पुनः चुनाव कराए जाने का प्रावधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में अपना 48वां राज्य दिवस कब मनाया था। तो 48वां राज्य दिवस मनाया था वह आपका 21 जनवरी 2020 को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। वर्ष 1972 में, ठीक है, कब, तो 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा भारतीय संघ में शामिल हुए। पूर्वोत्तर क्षेत्र में पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत इन्हें राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। 21 जनवरी 2020 को इन राज्यों ने 48वां जो है स्थापना दिवस मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होने वाले रिक्त को भरने के लिए किसी राजनीतिक, संसदीय, विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को क्या कहा जाता है। तो होने वाले चुनाव को कहा जाता है उपचुनाव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। जब सदन में कोई स्थान प्रतिनिधि को मृत्यु तथा त्यागपत्र या निर्हरता के कारण रिक्त हो जाए तो 6 माह से पूर्व उसका निर्वाचन कराना अनिवार्य होता है तथा ऐसे निर्वाचन को उपचुनाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि डैश अध्ययन एवं मूल्यांकन करने के लिए विजय केलकर समिति का गठन किया गया था। किसका, तो विजय केलकर समिति का गठन किया गया था किसके लिए, तो किया गया था आपका सार्वजनिक, निजी और भागीदारी मॉडल के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल का अध्यक्ष अध्ययन एवं मूल्यांकन करने के लिए विजय केलकर समिति का गठन कब किया गया था, तो 2015 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 30 है, दिया गया है कि भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ के निम्नलिखित संविधानों संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने की अधिकृत किया गया है। तो यह अधिकृत किया गया है आपका, ठीक है, 58वां संविधान संशोधन 1987 के तहत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 98वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा संविधान में 394 के क में जोड़कर राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह संविधान के मूल्य पाठ को अब तक किए संशोधन में सहित हिंदी में प्राधिकृत पाठ प्रकाशित करवाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है। तो वह जो है एक हिस्सा है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का एक हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए का गठन वर्ष 2000 कब हुआ था, तो वर्ष 2004 में हुआ था। यह एक राजनीतिक समूह है जिसकी अध्यक्ष सोनिया गांधी और इस समूह के घटक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, केरला कांग्रेस, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश फास्ट पास्ट द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली का अनुसरण करता है। तो यह अनुसरण करता है आपका यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, सी हो जाएगा राइट आंसर। फास्ट पास्ट द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली यूनाइटेड किंगडम की निर्वाचन प्रणाली है। इस प्रणाली का प्रयोग बहुदलीय व्यवस्था में किया जाता है। इसमें मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है। इस निर्वाचन प्रणाली में सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति को ही चुनाव जीतता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल का द्वारा निर्माण किया गया जाना प्रस्तावित किया गया था किसके द्वारा। तो कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल का जो है वो प्रस्तावित किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है, मेमोरियल का द्वारा निर्माण का जो है प्रस्ताव किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित रानी विक्टोरिया को समर्पित एक स्मारक है। इसका निर्माण वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसका निर्माण 1906 से लेकर के 1921 तक हुआ था। ताजमहल की तरह विक्टोरिया मेमोरियल भी सफ़ेद मकबरा, ठीक है, मकराना के संगमरमर का बना है। इसे अब संग्रहालय में बदल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि श्री अरबिंदो का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो श्री अरबिंदो का जन्म हुआ था 1872 में हुआ था। श्री अरबिंदो एक महान योगी तथा दार्शनिक थे और 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में जन्मे थे और इनके पिता जो थे क्या थे, तो एक डॉक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ठीक है, ऋग्वेद पांडुलिपि किस वर्ष यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया था। तो यह शामिल किया गया है कब, तो शामिल किया गया 2007 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। यूनेस्को ने ऋग्वेद के 30 पांडुलिपियों को 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि इन देशों में से किस में यूनाइटेड किंगडम में आज़ादी मिली थी। तो यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी मिला था, वो मिला था आपका भारत को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। एक महाराजनीतिक और सामाजिक संघर्ष के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 को कब मिला था आज़ादी। तो भारत को तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। अंग्रेजों ने लगभग 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है। तो बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है आपका इरडा करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण भारत सरकार का एक प्राधिकरण है। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। इसकी स्थापना संसद के आरडीआई अधिनियम कब हुआ था, तो 1999 में इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है
वो है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो साक्षरता दर है वो है आपका 74.04% है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है। पुरुष साक्षरता दर जो है कितना है तो 82.14% है और महिला साक्षरता है 65.46% है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि अर्थव्यवस्था में आय के अलावा लोग द्वारा तलाश की जाने वाली चीज़ें क्या हैं। तो लोग द्वारा तलाश किए जाने वाली जो चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं, तो वो है आपका, ठीक है, वो है आपका ये सभी हैं, ठीक है, बराबर उपचार है, आज़ादी, सुरक्षा, ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो डी हो जाएगा राइट आंसर, ऑल ऑफ दी, इनमें से सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है कि लड़कियों की शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए निम्नलिखित में से बहुस्तरीय वैश्विक अभियान कौन सा है। तो बहुस्तरीय वैश्विक जो अभियान है वो कौन सा है ये पूछा गया है, ठीक है। तो बहुस्तरीय वैश्विक अभियान है बालिकाओं की शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। योजना आयोग की स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 को, कब हुआ था तो 15 मार्च 1950 को इसका स्थापना होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा प्रस्ताव पारित करके किया गया था। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान 13 अगस्त 2014 को ये जो था ये किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर जो है वो 42 है, सॉरी 41 है, सॉरी इसका 40 का जो था यहाँ पे 40 का जो राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे वो ऑप्शन नंबर डी था, बालिकाओं की शिक्षा के लिए। तो इसका जो डिस्कशन था कि गर्ल राइजिंग, लड़कियों की शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वैश्विक अभियान जो था बालिकाओं की शिक्षा के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि योजना आयोग की स्थापना हुआ था कब, तो ये हुआ था 1950 में, यानी कि 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा प्रस्ताव पारित करके किया गया था। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, लेकिन 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग समाप्त कर दिया गया था और नीति आयोग का गठन 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में मौद्रिक नीति कौन लागू करता है। तो भारत में मौद्रिक नीति जो है ये लागू करता है भारतीय रिजर्व बैंक लागू करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। जनवरी 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके मुख्य कार्य जो है वो मौद्रिक नीति बनाना, लागू करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, भारत सरकार के बैंकरों, ठीक है, बैंकर है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मिशन इंद्रधनुष जो कि भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, संबंधित है किससे, तो यह संबंधित आपका टीकाकरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2014 को, कब, तो 25 दिसंबर 2014 को जो है ये जो है, ठीक है, मिशन इंद्रधनुष स्टार्ट किया गया था, शुरुआत किया गया था। मिशन इंद्रधनुष का एक बूस्टर टीकाकरण कार्यक्रम है और यह यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम 7 रोगों के खिलाफ 7 टीके का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि निम्नलिखित में से क्या दाब की इकाई है। तो दाब का जो इकाई है वो क्या है, तो दाब का इकाई जो है वो है आपका पास्कल है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ज्योति फलक का क्या है, तो ज्योति फलक का कैंडेला है, ठीक है। ज्योति फलक का सॉरी क्या है तो ल्यूमेन है और, ठीक है, प्रकाश की तीव्रता का कैंडेला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि फेमटो का अर्थ 10 की घात कितना होता है। तो फेमटो का अर्थ होता है 10 की घात 15 होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 10 के पास -15 होता है, ठीक है, -15 होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है। तो सदिश राशि नहीं है वो आपका कार्य नहीं है, बाकी सभी है बल है, विस्थापन है, वेग है, ये सभी जो है सदिश राशि है। कार्य जो है एक अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 47 है कि किसी सरल लोलक की गति का उदाहरण कौन सा है। इसका जो उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आवर्ती गति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब किसी निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्ण गति दोहराती है तो इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसका घनत्व सर्वाधिक होता है। तो सर्वाधिक घनत्व होता है पानी का, ठीक है। इसमें पानी का सर्वाधिक घनत्व होता है कितना, तो दिए गए पदार्थों में जल का जो घनत्व होता है वो होता है आपका 0.998 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। बर्फ का कितना होता है तो 0.917, ठीक है। और एसीटोन का घनत्व कितना होता है तो 0.79 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और एथिलीन का कितना होता है तो एथिलीन का होता है आपका 1.1749, ठीक है, E03 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न दिया गया है कि समतल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? तो सदैव सीधा होता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर, बी हो जाएगा। समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु के दर्पण के सामने रखी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या एक अधातु है? तो अधातु जो है वो आपका नाइट्रोजन क्या है? तो एक अधातु है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। वे तत्व जो आघातवर्धनीय तन्य नहीं होते हैं वह तथा भंगुर होते हैं अधातु कहलाते हैं। इनमें धात्विक चमक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेट एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फाइड्स को किस एसिड में परिवर्तित करता है? तो यह परिवर्तित करता है आपका सल्फेनिक एसिड में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। जब हम प्याज को काटते हैं तो सिंथेज, ठीक है, सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फाइड को सल्फेनिक एसिड में परिवर्तित कर देता है। सल्फोनिक एसिड हवा के साथ साइनोप्रोपथिल एस ऑक्साइड में रूपांतरित हो जाता है और हवा में जरिए आंखों में संपर्क में आता है, जिससे हमारी आंखों को लैक्रेमाइल ग्लैंड को परेशानी होती है, जिसके कारण आंखों से आंसू निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 52 है कि सीसा तत्व का प्रतीक क्या होता है? तो सीसा तत्व का जो प्रतीक होता है पीबी होता है। ठीक है, पीबी होता है। गंधक का एस होता है। ठीक है, उसके बाद सिल्वर का एस होता है, चांदी का एस होता है और पोटेशियम का के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस खाद्य उत्पादक में दुर्गंध का कारण बनती है? तो खाद्य उत्पादक में दुर्गंध का कारण बनती है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑक्सीजन गैस खाद्य उत्पादन में दुर्गंध का कारण मानी जाती है। भोजन में वसा और तेल के ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न होने वाली स्थिति जिसके कारण खराब स्वाद और गंध आती है, इसके प्रमुख कारण जो है वो कौन सा गैस है? तो ऑक्सीजन गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि हीरा एक अपरूप है किसका? तो हीरा अपरूप है कार्बन का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है। इसका प्रतिकृति स्रोत किम्बरलाइट पत्थर होता है। प्राकृतिक में कार्बन मुक्त और संयुक्त दोनों ही अवस्थाओं में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 55 है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम होती है? तो सबसे अधिक मुलायम होता है वो होता है सोना होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। सोना धातुओं में सबसे अधिक मुलायम एवं तन्य धातु है। यह सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु है। सोना ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, एथेनोइक एसिड को सामान्यतः अम्ल कहा जाता है। क्यों? कौन सा अम्ल? तो एथेनोइक एसिड को एसिटिक अम्ल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे आपका स्लाइडेन और स्वान थे। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम स्लाइडेन व स्वान ने अपने कोशिका मत में प्रतिपादित किया था। कोशिका सभी जीवों की ठीक है रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। सबसे पहले कोशिका को खोज जो था वो किसने देखा था? किसने? तो रॉबर्ट हुक ने देखा था। कब? तो 1665 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, कोई आपका कि निम्नलिखित में से किसका उपनाम डैडी लॉन्ग लेंग्स है? तो डैडी लॉन्ग लेंग्स जो है वो किसका उपनाम है? तो वो है आपका, ठीक है, सेलर मकड़ी का उपनाम है। सेलर मकड़ी का उपनाम डैडी लॉन्ग लेंग्स है। यह 1850 में, ठीक है, कार्ल लुडविग कोच द्वारा वर्णित एरेन फोर्मो स्पाइडर का एक परिवार है। इसमें 1400 से अधिक प्रजातियां शामिल हैं। यह ठीक है अंटार्कटिका को छोड़कर विश्व के सभी महाद्वीपों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ऊंची पर्वत चोटियों पर थकान क्यों महसूस होता है? तो ऊंची पर्वत चोटी पर जब हम चढ़ते हैं तो थकान क्यों महसूस होता है? तो थकान महसूस होने का जो कारण है वो है आपका कि शरीर के बाहर निम्न दाब के कारण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न दाब के कारण ऊंची पर्वत चोटियों पर थकान महसूस होती है, क्योंकि पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर बढ़ने पर वायु दाब कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप वायु में उपस्थिति ऑक्सीजन की मात्रा कम भी होती है। ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण सांस लेने में कठिनाइयां होती है तथा श्वसन की दर बढ़ जाता है। गैरतलब है कि चोटी, ठीक है, ऊंची चोटियों पर पहाड़ी पर रहने वाले जीवों की लाल रुधिर कणिका संख्या सामान्यतः लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या, ठीक है, क्या होती है? तो अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पीने के जल में फ्लोराइड की अधिकता मात्रा के कारण बनता है किसके कारण? तो अधिकता मात्रा जो है अधिक मात्रा के कारण बनती है क्या? तो ये बनता है आपका दांतों की, ठीक है, चीत्तीदार बनना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। पानी के जल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा के कारण दांतों चीत्तीदार हो जाता है, जिसे दंत फ्लोरोसिस कहते हैं। घातव है, ठीक है, ध्यात्व है कि फ्लोराइड की अधिकता से अस्थि फ्लोरोसिस भी कहते हैं। ठीक है, अस्थि फ्लोरोसिस भी होता है, बीमारी होता है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, दिया गया है कि रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसे भाषा में लिखा गया, किस भाषा में? तो रामचरितमानस लिखा गया अवधी भाषा में। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रामचरितमानस जो है किस भाषा में लिखा गया, तो अवधी भाषा में। रामचरितमानस अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखित एक महाकाव्य है। रामचरितमानस भारतीय संस्कृति में एक विशेष महत्व रखता है। रामचरितमानस को हिंदी साहित्य की एक महान कृति माना जाता है। त्रेता युग में ऐतिहासिक राम रावण युद्ध पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि कर्नाटक की कौन सी प्रसिद्ध कला नृत्य, संगीत, संवाद, वेशभूषा, श्रृंगार एवं मंच शिल्प को सम्मिश्रित कर एक अद्भुत अनुभव प्रस्तुत करता है? तो वो करता है आपका यक्षगान। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। यक्षगान कर्नाटक राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य एवं नाट्य रूप है। कर्नाटक में यक्षगान की परंपरा लगभग 800 वर्ष पुरानी मानी जाती है। यक्षगान भगवान गणेश की वंदना से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 63 है, ठीक है। और ये जितने भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुल के साथ आपको हम करा रहे हैं, ठीक है। इसके पहले सेट प्रैक्टिस सेट 1 जो नहीं देखे उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें, ठीक है। बिहार मध्यप्रदेश दरोगा का जो है वो फॉर्म भी आ गया है 27 ठीक है फरवरी से स्टार्ट हो गया है, तो जो नहीं भरे वो फॉर्म डाल भी दीजिए। इसके बाद जो आपको बिहार ठीक है होमगार्ड का वैकेंसी आने वाला है और अभी आरपीएफ का एग्जाम होने वाला है, तो ये सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये सीरीज स्टार्ट किया गया है। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स से दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, दिया गया है कि इन भारतीय संगीत दिग्गजों में से सितार वादक कौन है? तो सितार वादक जो है वो है आपका ठीक कौन है, तो रविशंकर, ठीक है रविशंकर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। पंडित रविशंकर एक सितार वादक है और संगीतज्ञ भी थे। रविशंकर ने भारतीय शास्त्रीय संगीत की शिक्षा उत्पाद ठीक है उस्ताद अलाउद्दीन खां से प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन रसमंजरी नामक संस्कृत ग्रंथ के रचनाकर है? तो रसमंजरी नामक संस्कृत ग्रंथ के रचनाकर जो कौन है, तो वह है आपका ठीक है भानुदत्त है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। कमंडक जो है वो कमंडक की रचना कामंद नीतिसागर, ठीक है कमंडक किसकी रचना है कामंद, ठीक है। भाराबी जो है वो कृतयुजनियम के लेखक हैं। सुदरक मृच्छकटिक्कम के, ठीक है सुदरक जो है मृच्छकटिक्कम के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65 है कि प्रतिवर्ष विशाल हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हृदय दिवस जो है वो प्रतिवर्ष मनाया जाता है 29 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 19 अगस्त को मनाया जाता है विश्व मानवतावादी दिवस, ठीक है 29 दिसंबर ठीक है 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, और 21 सितंबर को मनाया जाता है विश्व शांति दिवस, और 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि निम्नलिखित भारतीय में से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है? तो नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है किसने, तो है आपका सत्यजीत रे ने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है, ठीक है। तो सत्यजीत रे नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। यह एक भारतीय फिल्म निदेशक है जिन्हें 20वीं शताब्दी में सर्वोत्तम फिल्म निदेशक में गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डिजिटल जेंडर एटलस फॉर गर्ल्स एजुकेशन के विकास के लिए किस संस्था ने सहयोग किया था? तो ये सहयोग किया था आपका UNICEF ने, ठीक है CEF ने। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ठीक है बाल की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा 11 दिसंबर 1946 को की थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। यूनिसेफ 1965 में इसके बेहतर कार्य के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 68 है, दिया गया है कि DRDO का पूरा नाम क्या होता है? तो DRDO का पूरा नाम जो होता है वो होता है आपका डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1958 में इसका स्थापना होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 69 है कि भारतीय तारा भौतिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है यह स्थित है आपका कहाँ पे? तो बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। भारतीय खगोलीय भौतिकी संस्थान का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय भोपाल में है, और भारतीय आर्यभट्ट अनुसंधान वेधशाला का मुख्यालय कहाँ है? तो नैनीताल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि तानसेन समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो तानसेन समारोह जो है ये आयोजित किया जाता है ग्वालियर में, MP के ग्वालियर में। तानसेन समारोह भारत में आयोजित सबसे पुराने संगीत समारोह में से एक है। इसका आयोजन अकबर के दरबार में रहने वाले महान संगीतकार तानसेन की श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किया जाता है। तानसेन समारोह का आयोजन प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह के मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के बेहद नामक गाँव में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71 है, दिया है कि निम्नलिखित में से किसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आपका सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया को भारतीय कोकिला, ठीक है या भारतीय कोकिला के नाम से भी प्रसिद्ध है। सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था कब? तो 13 फरवरी 1879 को जन्म होता है हैदराबाद में। श्रीमती सरोजिनी नायडू को उत्तर प्रदेश के पहली महिला, ठीक है
पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी। ठीक है, 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष भी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बंगला किसने लिखा था? तो अमार सोनार बंगला जो था ये लिखा था किसने? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव बंगाल के सांस्कृतिक क्षेत्रों में देखने को मिला। बंगाल साहित्य के लिए यह समय स्वर्णकाल जैसा था। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी समय अमार सोनार बंगला नामक गीत लिखा जो 1971 में, ठीक है, जो 1971 के समय बांग्लादेश राष्ट्रीय गान बना। रविंद्रनाथ टैगोर को उनके गीतों के संकलन गीतांजलि के लिए साहित्य अकादमी नोबेल पुरस्कार मिला। भारतीय राष्ट्रगान इसी का हिंदी संस्करण है जिसे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सिउ थापा से संबंधित है किससे? तो सिउ थापा संबंधित है मुख्यबारी से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 74 है कि फंड्स पौधे किस भाग में आते हैं? तो फंड्स पौधे आते हैं वो आपका टेरिडोफाइटा में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। फंड टेरिडोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। फंड के अलावा, ठीक है, हार्स्टेल, मर्सिलिया आदि इस वर्ग के अन्य प्रमुख पौधे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? तो वेटवेयर जो होता है वो होता है आपका मानव मस्तिष्क होता है वेटवेयर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर को मानव मस्तिष्क कहा जाता है। यह एक जैविक कंप्यूटर है जिसका निर्माण जीवित न्यूरॉन्स की सहायता से किया जाता है, अतः इसे कृत्रिम कार्बनिक ब्रेन या न्यूरो कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि रजिस्टरों में संचालित डाटा पर निष्पादित ऑपरेशन को क्या कहते हैं? तो यह कहा जाता है आपका माइक्रो ऑपरेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। रजिस्टरों में संचालित डाटा पर निष्पादित ऑपरेशन को माइक्रो ऑपरेशन कहते हैं। माइक्रो ऑपरेशन में कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सूक्ष्म संचालन जटिल मशीन के निर्देशन को विस्तृत रूप से लागू करने के लिए डिजाइन में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि संख्या, ठीक है, ठीक है, सोडस आधारी संख्या पद्धति का आधार क्या है? तो इसका पद्धति का जो आधार है वो है आपका, ठीक है, 1 और 6 है। पोडस आधारित हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति 0 से 15 अर्थात 16 अंकों का उपयोग किया जाता है। इनमें 0 से 9 तक तथा 10 से 15 तक A to F, ठीक है, A to F अल्फ़ाबेट में निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? तो वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार जो था ये कब किया गया था? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया गया था 1989 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, विशेष रूप से हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स का समर्थन करने वाली इंटरनेट सर्वर की एक प्रणाली है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र का किस प्रकार जीवन भर पिरामिड होता है? ठीक है, जीव भार पिरामिड होता है तो होता है आपका ऊपर की ओर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। वन एवं घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र के जीव भार पिरामिड सीधे अथवा ऊपर की ओर बनेंगे क्योंकि दोनों तंत्रों के प्राथमिक उत्पादक का भार विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के भार से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है कि आर्द्र भूमि पर रामसर संधि भारत में किस वर्ष लागू हुआ था? तो भारत में लागू हुआ था वो हुआ था आपका, ठीक है, 1982 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। रामसर आर्द्र भूमि समझौता 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर के हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए इसे रामसर संधि कहा जाता है। इसे आर्द्र भूमि संधि भी कहते हैं। यह 1975 में लागू हुई थी। भारत में 1982 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। भारत में संपूर्ण भूमि के 4.7% भाग पर आर्द्र भूमि जो है वो फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि न्यू, ठीक है, नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लिए गोल्डन बुकर अवार्ड्स 2023 किसे सम्मानित किया गया था? तो 2023 सम्मानित किया गया था वो है आपका राखी कपूर को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि 2 फरवरी 2023 में किस बैंक ने EBG यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना जारी करने का सुविधा दिया था? तो ये सुविधा दिया था आपका इंडियन ओवरसीज बैंक ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 83 है, दिया गया है कि सरकार के अधिकृत कोयला खनन गतिविधियों को सूचना देने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था? तो आपका खनन प्रहरी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि भारत, ठीक है, फरवरी 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? तो इस साझेदारी क्या आपका भारतीय नौसेना के साथ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह आयोजन किया गया था आपका फिजी में। ठीक है, फिजी की राजधानी कहाँ है? तो सुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बायोटेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? तो यह किया गया था आपका इम्फाल में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि फरवरी 2023 में पासपोर्ट जारी करने की पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया तेजी लाने हेतु विदेश मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या था? तो यह मोबाइल जो एप्लीकेशन का नाम था वो था आपका क्या था?
तो मोबाइल एप्लीकेशन का जो नाम था वो था आपका एम पासपोर्ट पुलिस ऐप, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि फरवरी 2023 में मोसीट 2 सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था आपका चीन और रूस के बीच में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि फरवरी 2023 में भारत में किस देश के साथ द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास डस्ट लीग के 4थे संस्करण का आयोजन किया गया था? तो डस्ट लीग जो था ये आयोजन किया जाता है किसके साथ? तो भारत और, ठीक है, भारत और किसके साथ? तो भारत और, ठीक है, इंडोनेशिया के साथ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, भारत और उज्बेकिस्तान के साथ जो है आयोजन किया जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उज्बेकिस्तान होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन नंबर जो है वो 90 है कि फरवरी 2023 में यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी नेशनल इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में 55 प्रमुख भारतीय अर्थव्यवस्थाओं में भारत का क्या स्थान है? तो उस समय भारत का जो स्थान था वो था आपका 42 था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 91 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है, तो इसका जो हम लोग आंसर मिलाते चलते हैं, 91 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन, 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वो है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है 95, तो 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, ठीक है, 94 का राइट आंसर हो जाएगा, 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है मैथ का क्वेश्चन है, तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन, तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन, तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वो हो जाएगा आपका, तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन, तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर जो था, सेट नंबर 2 हम लोग इस वीडियो में फुल डिस्कशन के साथ समाप्त कर लिए हैं। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।